नमस्कार। जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव का रण। सीएम धामी ने मुवाना और पुंडरी में की जनसभाएं। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। मुख्यमंत्री की सख्ती का असर। सड़कों पर यातायात को जल्द किया जा रहा सुचारू। लगातार मॉनिटरिंग में जुटे आपदा प्रबंधन सचिव। अब सिर्फ 70 के आसपास रास्ते बाधित। एसटीएफ की हरिद्वार में बड़ी कार्रवाई। 2000 से ज्यादा सिम बरामद। एक शख्स गिरफ्तार। विदेश में साइबर ठगों को भेजता था सिम। रुड़की लक्सर मार्ग पर रेलवे फाटक बंद। बहादुरपुर के पास 2 दिन तक चलेगा मेंटेनेंस का काम। 1 अक्टूबर के बाद खुलेगा यातायात। और उत्तराखंड में आने वाले दिनों में मौसम रहेगा साफ। मौसम विभाग निदेशक ने जारी किया पूर्वानुमान। कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुवाना और पुंडरी में चुनावी सभाएं की और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। मैं आपसे इनके लिए समर्थन मांगने आया हूं कि 5 तारीख को आप इनके चुनाव के साथ कमल के फूल पर आप वोट देकर इनको विजय बनाएंगे, विधानसभा का सदस्य बनाएंगे और आपका दिया हुआ एक एक वोट इस पूरे क्षेत्र को समृद्धि की ओर ले जाएगा, प्रगति की ओर ले जाएगा, उन्नति की ओर ले जाएगा और पूरे हरियाणा को डबल इंजन की शक्ति के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगा। हम सभी जानते हैं मैं हरियाणा में अनेक सभाओं में जा चुका हूं और एक बात जो पहले लोग शुरुआत के दिनों में कांग्रेस के लोग बड़े भ्रम में थे, दूसरी पार्टियों के लोग बड़े भ्रम में थे कि यहां पर हमारी सरकार बनने वाली है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं लगभग 10वीं सभा में आज आप सबके बीच में आया हूं और आपकी तरह ही जो ऊर्जा मुझे आप सब में दिखाई दे रही है, वो ऊर्जा मुझे पूरे हरियाणा के अंदर दिखाई दे रही है और मेरे मन में कोई संशय नहीं है। मैं आप सबके बीच में कह रहा हूं कि यहाँ पर डबल इंजन फिर से बनने वाला है, डबल इंजन लगने वाला है, फिर से कमल मिलने वाला है, भाजपा की सरकार बनने वाली है। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार BL वर्मा ने शिरकत की। केंद्रीय राज्य मंत्री का संस्थान के दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं द्वारा तिलक और माला पहनाकर स्वागत किया गया। हेलन केयर भवन में हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री ने स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत पोस्टर प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए। इसके साथ ही संस्थान के सफाई कर्मियों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की। आज जिस संस्थान में देवभूमि देहरादून में आया हूँ, वास्तव में मुझे स्वयं ही बहुत अच्छा लगा है। ये 1943 से संस्थान चालू है और मैं कह सकता हूँ कि दृष्टि से जो बाधित ऐसे दिव्यांगजन हमारे बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनके लिए जिस तरह से ये संस्थान आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और मुझे खुशी इस बात की है, इस संस्थान से बच्चे पढ़ कर के IAS अफसर तक बने, 3 IAS अफसर तक बने हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि दिव्यांग जनों के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन और उनके लिए सशक्त बनाने का जो अभियान हमारे संस्थान की ओर से चल रहा है, मैं संस्थान के सभी सहयोग करने वाले बंधुओं को, चाहे अधिकारी हो या उनके सहायक हो, सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उत्तराखंड में धामी सरकार जल्द भू कानून लागू कर सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में प्रेस वार्ता करते हुए साफ कर दिया कि हमारा प्रयास है कि अगले बजट सत्र में इसे लाया जाए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस बात का जिक्र कर चुके हैं और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 250 वर्ग मीटर के कानून को लेकर आई और सिर्फ भाजपा ही उत्तराखंड के विकास के लिए काम करती है।
भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो 250 मीटर के कानून को लेकर के आई। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, हमारी सरकारें ऐसी सरकारें जो उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के संवर्धन के लिए, उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए, उत्तराखंड की जो पहचान है उसको किसी प्रकार से नुकसान ना हो, उसको बचाने के लिए काम करती है। चाहे वो अवैध कब्जों की बात रही हो, चाहे वो तमाम चीज़ों में आपने देखा हो जांच बिठा करके दोषियों को सलाखों के पीछे डालने की बात रही हो, हमारी सरकार कहीं पीछे नहीं है। समय आने पर एक सशक्त भू कानून, एक सशक्त कानून इस प्रदेश के लोगों के लिए बन सके, और जो लोग शिथिलता बरतते हुए, शिथिलता का लाभ लेते हुए जिन्होंने जमीनें ली होंगी, क्रय की होंगी, जो कानून है 250 मीटर का एक परिवार के लिए, अगर जो किसी ने इस कानून का उल्लंघन किया होगा उन सभी जमीनों को सरकार में निहित किया जाएगा। और सारे जिलाधिकारियों को सरकार ने निर्देशित कर दिया है, जांच आने दीजिए, उसके बाद सब पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। उत्तराखंड में बंद सड़कों को खोलने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव लगातार सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी अभियंताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंद सड़कों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 70 के लगभग सड़कें बंद हैं, उन सड़कों को जल्द यातायात के लिए सुचारू कर दिया जाएगा। जिन सड़कों को खोलने में ज्यादा समय लगेगा उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और मुख्यमंत्री को उनकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सड़कों के यातायात के लिए सुचारू करने में लापरवाही बरतने पर दंडात्मक कार्रवाई के भी निर्देश हैं। चारधाम यात्रा मार्ग सुचारू है, यात्रियों का आवागमन जारी है। आज की तिथि में लगभग 68 सड़कें बंद हैं पूरे राज्य में, जिसमें से 24 सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं, 43 पीएमजीएसवाई की हैं और एक राज्य मार्ग है। कुल 68 सड़कें बंद हैं, जिसको खोलने के लिए कार्रवाई लगातार जनपदों से की जा रही है। काफ़ी हद तक सड़कों को पहले खोला गया था, संख्या काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन बीच में 3 दिन की बरसात में फिर सड़कें बहुत सारी बंद हुई, करीब 70 से अधिक सड़कें बंद हुई हैं, जिससे संख्या बढ़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इन सड़कों को भी खोलने की कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत ने जनपद मुख्यालय के टी गार्डन, शिलिंगटाक, फुंगर, झालीमाली आदि गांवों का पैदल निरीक्षण किया। आयुक्त ने कीबोर्ड प्रबंधन और पूर्व टी बोर्ड प्रबंधन, डेसमंड और जिला पर्यटन अधिकारी से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने जैविक चाय की प्रोसेसिंग संबंधी संपूर्ण जानकारी ली। कहा कि चाय बागानों में कई पर्यटक घूमने आते हैं, दूसरे प्रदेशों की तरह यहाँ के चाय बागानों में भी ज्यादा पर्यटक आएं, इसके लिए इन बागानों को टी पर्यटन के रूप में और ज्यादा विकसित किया जाएगा। उन्होंने चाय की गुणवत्ता को बनाए रखने के साथ ही आकर्षक पैकिंग के साथ पर्यटन क्षेत्र में उभर रहे चाय बागान परिसर में आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बागान परिसर में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चंपावत में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आदर्श जनपद चंपावत की परिकल्पना साकार होगी। साथ ही आयुक्त कुमाऊं ने कहा कि टी गार्डन में 3 कॉटेज और एक कैफे पहले से ही संचालित हैं। काफी पर्यटकों द्वारा यहां रुकने के लिए रुचि जताई गई, जिसके लिए एक प्रोजेक्ट जनपद में बन रहा है, जिसकी स्वीकृति जल्द ही मिल जाएगी। और देखिए, टी गार्डन जो यहाँ पे है, इसमें वर्तमान में 3 कॉटेजेस और एक कैफे पहले से चल रहा है, लेकिन इसमें काफ़ी टूरिस्ट ने रुचि दिखाई है और वो यहाँ पे रुकना चाहते हैं। तो इसके एक्सपेंशन को लेके एक प्रोजेक्ट यहाँ से बना है और बड़ी जल्दी इसमें स्वीकृति मिल जाएगी। 12-13 करोड़ के आसपास इसकी कॉस्ट है, जिसमें कुछ अतिरिक्त कॉटेजेस हम लोग बनाएंगे। व्यू पॉइंट यहाँ पे पहले से ही है और कुछ एरिया में टी का जो प्लांटेशन है उसको भी एक्सपैंड करेंगे। साथ ही साथ एक इको पार्क इसमें रखा है ताकि बच्चे जो आते हैं उनके लिए कुछ एक्टिविटीज हों। रुड़की के मोहनपुरा गांव में आज राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरित की गई। साथ ही उच्च कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रमाण पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर डीपीओ सुलेखा सहगल, नारसन ब्लॉक प्रमुख कोमल देवी और नारसन ब्लॉक के सीडीपीओ सोनू कुमार मौजूद रहे। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा नाटक मंचन के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षित करने की बात पर जोर दिया गया। हमारा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हमने मनाया। उसी पोषण माह का समापन हम लोगों ने किया है। समापन के अवसर पे हमने जितने कार्यक्रम है वो किए। समापन के अवसर पे जो हमारी आंगनबाड़ी अच्छा काम करती है उनको पुरस्कृत किया। महिलाओं की हमने गोद भराई करी, जो गर्भवती है, जो छोटे बच्चे हैं 6 महीने
जिन्होंने पूरे कर लिए, उनका प्राशन किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि हर एक पेड़ माँ के नाम, हमने पौधा लगाया है और हमने महालक्ष्मी किट वितरण करी जो राज्य सरकार की हमारी योजना है। ये हमने आज कार्यक्रम ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था पोषण माह समापन के उपलक्ष्य में। तो मोहनपुरा जो हमारा क्षेत्र है तो इसमें हमने कार्यक्रम आयोजित किया था। आज इस कार्यक्रम में हमने जो मुख्य हमारे विभाग के कार्यक्रम होते हैं, गतिविधियां होती हैं, जैसे गोद भराई, अन्नप्राशन और महालक्ष्मी किट वितरण, ये कार्यक्रम आयोजित किए थे। साथ ही इसमें एक माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में एक पेड़ माँ के नाम जो चल रहा है वो भी हमने गतिविधि की। एक मलेरिया जागरूकता का भी इसमें शिविर का हमने रखा हुआ था, उसमें भी थोड़ा प्रचार प्रसार किया है। तो इस तरह के हमारे जो विभागीय कार्यक्रम है वो आज हमने आयोजित किए हैं। आज मैं इस पोषण माह के प्रोग्राम में उपस्थित हुई। यह बहुत अच्छा प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम में बस मैंने जो देखा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। गुरुवार की रात को शराब पीने के दौरान हुए विवाद में दो गुट सिडकुल में आमने सामने हो गए। एक गुट ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी। जान बचाकर एक कंपनी में घुस रहे युवकों पर फायरिंग की गई थी, जिसमें 5 युवक और कंपनी के 6 कर्मचारी छर्रे लगने से घायल हुए हैं। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। शुक्रवार सुबह फायरिंग करने के आरोपियों से सिडकुल पुलिस की चिन्मय चौक के पास मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गए थे, जबकि एक आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी आयुष तोमर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एएसपी जितेंद्र मेहरा ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान फरार हुए आरोपी सुबोध पाल कृपाल आश्रम के पास एक देसी तमंचे के साथ पकड़ा गया। गत सप्ताह में कुछ लोगों द्वारा एकम्स प्लांट के बाहर फायरिंग की गई थी। उसमें अगले दिन मुठभेड़ में 2 लोग पकड़े गए थे और एक फरार भी हुआ था। बाकी फरार को भी हमने पकड़ लिया है और उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये इनकी आपसी रंजिश थी। ये कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर लेने वाले लोग थे और इनका आपस में कुछ मतभेद था। तो मतभेद के चलते इन्होंने रंजिश के तहत फायरिंग की थी। शुरू में 5 लोग पकड़े गए थे और छानबीन जारी है। कुछ और लोग अगर इसमें इन्वॉल्व है तो वो भी हम जल्दी से जल्दी पता कर लेंगे। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने बसेड़ी चौराहे से लेकर बालावाली चौक तक ट्रैक्टर रैली निकाली। इस रैली में सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर किसान हजारों की संख्या में शामिल हुए। बालावाली चौक पर पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने नेता और मंत्रियों के लिए जिला हरिद्वार को अय्याशी का अड्डा बताया। विकास सैनी ने साफ शब्दों में कहा कि जिला हरिद्वार के लिए उत्तराखंड सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है और हरिद्वार को उत्तराखंड के मंत्रियों ने अपने लिए अय्याशी का अड्डा बना लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिन्हें लेकर अनुचित रूप से पैसा वसूला जा रहा है। हाल ही में इन्होंने जो योजना लागू की है उसमें भी पहाड़ी क्षेत्र के लिए 200 यूनिट बिजली करके 100 यूनिट फ्री कर दी गई। मैदानी जिलों के लिए 100 यूनिट बिजली कर 50 यूनिट फ्री कर दी गई, जो साफ तौर पर सौतेला व्यवहार है। उन्होंने आज अपना 11 सूत्रीय मांग पत्र उप जिलाधिकारी लक्सर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा। बड़ा त्याग करूँ, मैंने बैठ सुनी नहीं है, सुनने के बाद इसको जवाब दे पाऊंगा। और मैं तो ये चाहता हूँ जितने हमारे 3 जिले प्लान के हैं, जब हरिद्वार के उत्तराखंड के अंदर 13 जिले हैं, तो जो भी विकास पॉलिसी लागू होती है 13 जिले में होनी चाहिए। ये खाली प्लान वार्ड पहलवान क्यों किया जा रहा है? प्लान वार्ड के लिए, प्लान वालों के लिए अलग पॉलिसी, पहाड़ वालों के लिए अलग पॉलिसी, ऐसा क्यों हो रहा? 80% किसानों को सब्सिडी पहाड़ों में, हमें मिल रही 20% में, एक ब्लॉक को 2 ट्रैक्टर मिल रहे, कहाँ मिला किसानों को? जिस तरह से ये मुकदमे दर्ज कर रहे किसानों पर, इनका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वो पहली बात तो 4 तारीख में हम डीएम के यहाँ
घेराव कर रहे और वहां से ही नहीं उठने वाले हैं हम। और उसके बाद भी अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो किसी भी मुख्यमंत्री और किसी भी मंत्री का हेलीकॉप्टर हरिद्वार जिले में नहीं उतरने दिया जाएगा। अगर उतरेगा तो विकास सिंह सैनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन क्रांति के सिर पर उतरेगा या लाश पर उतरेगा। नौ सूत्री मांगों को पूरा न होने पर उपजिला चिकित्सालय सितारगंज के चिकित्सकों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर सरकार का सांकेतिक विरोध किया। वो हाथ में काली पट्टी बांधकर मरीजों को परामर्श देते दिखाई दिए। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी नहीं होने पर वो अपने कार्य का बहिष्कार करेंगे। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवक संघ उत्तराखंड के आह्वान पर डॉक्टरों ने हाथ में काली पट्टी बांधी और सरकार का सांकेतिक विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों का निराकरण नहीं कर रही है। स्वास्थ्य सेवा संघ के केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर चिकित्सकों, जितने भी हमारे उत्तराखंड के चिकित्सक हैं, वो 9 सूत्री मांगों पर अभी काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। जिसमें हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो है SDACP। SDACP होता है स्पेशल डायनामिक एश्योर्ड करियर प्रमोशन। जो दुर्गम में जो चिकित्सा अधिकारी सेवा करते हैं उनको SDACP प्रदान की जाती है। उसके बाद जो समथिंग लगभग 2 से 2.5 साल से लंबित है। दूसरी मांग हमारी DPC की है। तीसरी मांग हमारी जो पर्वतीय क्षेत्रों में सुपर स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक हैं उनको दुर्गम भत्ता देने की हमारी मांग है। जो जैसे कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को 50% दुर्गम भत्ता दिया जा रहा है। अगली मांग हमारी सुगम दुर्गम निर्धारण की है। फिर मासिक वाहन भत्ते की है। जैसे कि अन्य कर्मचारियों को मासिक वाहन भत्ता दिया जाता है, वैसे चिकित्सा अधिकारियों को भी मासिक वाहन भत्ता दिया जाना चाहिए। रुड़की में बदमाशों ने चाकुओं से हमला कर एक युवक को घायल कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने कोतवाली का घेराव कर पुलिस पर हत्या के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। भीड़ को बढ़ता देख आसपास के थानों की पुलिस भी गंगनहर कोतवाली में बुलानी पड़ी। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 महीने से इस मामले में कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई। रुड़की के माधोपुर गांव के तालाब में डूबने से वसीम की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि एक बार फिर माधोपुर गांव में आक्रोश पैदा हो गया है। रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर गांव का रहने वाले अंकित कुमार पैथोलॉजी लैब पर काम करता था। 4 अगस्त की देर शाम अंकित छुट्टी के बाद अपने गांव माधोपुर जा रहा था। जैसे ही वो गांव के पास बने अंडरपास पर पहुंचा तो पहले से घात लगाए बैठे करीब आधा दर्जन बदमाशों ने उसे रोक लिया और उसे मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। एक बच्चा जिसको तकरीबन 2 महीने पहले रुड़की से आते हुए चाकू मार दिया गया था, वो एम्स में भर्ती था। उपचार के दौरान कल उस बच्चे की मृत्यु हो गई है। तो आज परिवारजन, ठोस कार्रवाई नहीं हुई, उनके अनुकूल कार्रवाई नहीं हुई, तो इसको लेकर के आंदोलित थे। हम लोग यहाँ गंगनहर कोतवाली के परिसर में हैं। परिवारजनों का फोन आया तो हम लोग भी आए। कल भी मैं परिवारजनों से मिल करके गया था। तो उन लोगों की मांग है कि इसमें संतोषजनक कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की गई है और इसमें गिरफ्तारी मात्र एक व्यक्ति की गई है, जबकि इसमें कई लोग शामिल थे। तो आज उसी की मांग को लेकर के परिजनों के समक्ष यहाँ प्रशासन से वार्ता की गई, पुलिस प्रशासन से वार्ता की गई। तो पुलिस प्रशासन द्वारा आश्वस्त किया गया है कि अगले 3-4 दिन के अंतर्गत जितनी भी शेष गिरफ्तारियां हैं, हम वो सब गिरफ्तारियां इसमें कर लेंगे और ठोस कार्रवाई जो इसमें होनी है वो लोग हम मेडिकल के आधार पर, जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाएंगी उसके आधार पर करेंगे। 3 तारीख का मैटर है, पिछले महीने की 3 तारीख को मेरा लड़का काम पर से जा रहा था। इसको एक लड़के को मेरे गांव वाले को छेतरे थे, तो उसको क्या नाम जो है, फिर जब उसे छेतर लगे वो तो हाथ देकर रोका मेरे लमजे को कि भाई मुझे बचवाने को। तो उन्होंने जो वहाँ रोका उसे कहा भाई क्या बात है, क्यों छेतरे। तो फिर इसके साथ में जो है उन्होंने हाथापाई करके इस मेरे वाले लड़के को फेल दिया। वो अंकित जो फिर वो भी इनके साथ में शामिल होगा, ये जिन्होंने मारा। हाँ जी। अच्छा, अंकित भी साथ में शामिल हुआ, क्या है कुछ पता लग पाया? ताजी उसका लड़के का मैटर है कुछ इसके साथ में अंकित का। कहाँ के लोग थे? वो टोटे के जी। अब यहाँ पे इकट्ठा हुए आप लोग, क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं जी, क्या नाम चाहिए, वो जो हमारे गाँव का लड़का वो होना चाहिए। कितने लोग थे, कुछ पता लग पाया? 9 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले भारत और बांग्लादेश क्रिकेट मैच के खिलाफ संतों ने मोर्चा खोल दिया है।
आज जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी ने हरिद्वार की कुलदेवी मानी जाने वाली माया देवी मंदिर में मैच के विरोध में सांकेतिक धरना देकर इसकी शुरुआत की। मंदिर परिसर से यति ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि एक तरफ वहां हिंदुओं को दुर्गा पूजा नहीं करने दी जा रही और दूसरी तरफ हम लोग उसी देश के साथ मैच खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके विरोध स्वरूप उन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिखकर इसे रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं होगा तो विरोध में हरिद्वार या डासना पीठ में अग्नि समाधि लेंगे। देखिए, ऐलान तो हमारा सिर्फ ये है कि दिल्ली में बांग्लादेश पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। हमारा केवल ये ऐलान, और कोई ऐलान है नहीं हमारा तो केवल इतना ही ऐलान है कि बांग्लादेश का पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश ने अभी हमारे लाखों भाइयों को मार दिया, हमारी बहन बेटियों की दुर्गति की, और जहां बांग्लादेश है वहां दुर्गा पूजा के लिए मना कर दिया कि नवरात्र में कोई दुर्गा पूजा नहीं हो सकती। तो ऐसे में जो ये अपमानजनक और ये अन्यायपूर्ण व्यवहार हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, इसका हर स्थिति में विरोध करना चाहिए। और ये तो अपमान की भी पराकाष्ठा है कि हम उन कातिलों के साथ क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। किस हद तक जाएंगे? हर हद तक जाएंगे फिर भी, और अगर नहीं रोक सके तो मां और महादेव की कृपा रही तो आपके सामने अग्नि समाधि लेंगे। अगर इस मैच को नहीं रोक सके तो अग्नि समाधि लेंगे। देवभूमि मां गंगा जी के प्रांगण से आज पूज्य महाराज जी महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के यति नरसिंहानंद जी आए, इनका आगमन स्वागत किया है। 9 अक्टूबर को जो बांग्लादेश का भारत के साथ मैच है, ये रोकने का प्रयास, और ये मैच होने देंगे। अब संतों की हुंकार है, और ये देवभूमि हरिद्वार से है। हरिद्वार की हुंकार पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में होती है। अब ली है अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किस तरह के, किस हद तक जाओगे आप? जितनी हद तक जाएंगे वो आपको स्वयं दिखाई देगा, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि रणनीति से पूरा काम होगा। खोदने तक की लक्सर में नगरपालिका प्रशासन इंटर कॉलेज द्वारा स्वच्छता सप्ताह मनाया गया। स्वच्छता सप्ताह कार्यक्रम में इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं, लक्सर उप जिलाधिकारी और लक्सर नगरपालिका प्रशासन ने हिस्सा लिया। उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने छात्र छात्राओं को स्वच्छता कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी, स्वच्छता से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बताया। छात्र छात्राओं को अपने आसपास के लोगों को जागरूक करने की सलाह दी। इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने लक्सर के विभिन्न हिस्सों से होकर एक रैली निकाली और नगर को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। नगर पालिका जो लक्सर है उनके तत्वाधान में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि 2024 में हमारा जो ये स्वच्छता ही सेवा है जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, 10 साल इसके पूरे भी हो रहे हैं। और भारत सरकार की गाइडलाइन भी है, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन भी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन भी है कि हमारा देश भी स्वच्छ हो, हम भी गंदगी के प्रति, हम भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हो। तो उसी के तत्वाधान में 17 सितंबर से ये हमारा स्पेशल जो पखवाड़ा है, जो विशेष पखवाड़ा है, चल रहा है, और ये 2 अक्टूबर तक हमारा ये पखवाड़ा चलेगा, जिसमें इस बीच हमने कई जगह जो गंदे स्पॉट थे वहाँ भी सफाई करवाई, वहाँ स्पेशल हमने एक ड्राइव चलवाई। प्रत्येक नगर पालिकाओं में, प्रत्येक नगर पंचायतों में, प्रत्येक नगर निगमों में, तो यहाँ पे भी हमने ड्राइव चलाई थी, हमने अपने तहसील में भी ड्राइव चलाई थी, और 2 अक्टूबर को ये हमारा कार्यक्रम पूर्ण हो रहा है। 17 सितंबर से जो प्रारंभ हुआ है और 2 अक्टूबर तक चलना है। इसकी जो मुख्य थीम है ये इस बार ये है कि संस्कार स्वच्छता और स्वभाव स्वच्छता। जैसे कि सभी लोगों का ये है कि हम अपने घरों में हमारा एक स्वभाव बना है कि हम जो भी कूड़ा होता है उसको एक नियत स्थान पर रखते हैं या डस्टबिन में रखते हैं। इस थीम से भी यही है कि हमारे एक स्वभाव में ये होना चाहिए कि जो हम सार्वजनिक स्थानों, रेलवे, फुटपाथों पे जो कूड़ा कर रहे हैं उसको हम नियत स्थान, डस्टबिन या तीर्थ आदियों में डालें। मैं सभी नगर के जनमानस से अनुरोध करूंगा कि सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा ना करें, नालियों, गलियों इसको साफ सुथरा रखें। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।